हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और हिंदी ग्रामर में टेंस को समझते हैं प्यारे बच्चों। टेंस को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और फिर इनका 4 भाग है। इस टाइप में टोटल जो टेंस हो जाते हैं 12 टेंस हो जाते हैं। 12 टेंस को एक सामरी के हिसाब से याद करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन एक ट्रिक से आप यदि याद करते हैं प्यारे बच्चों, एक नज़र में आप बैठा लेते हैं तो एग्जाम में जो डायरेक्टेड पूछा जाता है उसमें आप कर पाओगे। कैसे ट्रिक से तैयार करना है समझिएगा। ऐसे आप अपने माइंड में भी मैप बनाइए, बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस मैंने लिख दिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इसका आपको एक सीरीज अपने माइंड में तैयार करना है कि 3 भाग हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इसके भी 4 जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से पास्ट की बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार बच्चा लोग फ्यूचर टेंस की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से एक चार्ट बना लिया आपने। अब देखो बच्चा लोग, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का है, फ्यूचर परफेक्ट का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब आप दिमाग लगाओ कि फ्यूचर के जितने 4 जो टेंस है, आप पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब 4 टेंस है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें चारों में सेल बिल लगेगा। अब देखो एक चुटकी में याद हो गया ना, सेल बिल लगेगा, सेल बिल। हाँ, लेकिन सबका सेम तो हो नहीं सकता, तो आपका सेल बिल, फिर सेल बिल बी, फिर सेल है बिल है, सेल है बीन, बिल है बीन। तो भैया बी है बीन, बी है बीन, बी है बीन, ऐसे याद करो, बिल्कुल सिंपल। और माइंड में आपको लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ माइंड में गोल बनाना है, क्योंकि भैया आपको एग्जाम देना है और यहां पर तैयार करके तो जाना पड़ेगा यार बच्चा लोग। तो सेल बिल तो सब में सेल है, फिर सेल है बी है, और फिर है बीन। देखो ना, बी है बीन, बी है बीन, ऐसे याद कर लो, बी है बीन, बी है बीन। तो भैया इंडेफिनिट में सेल बिल, कंटीन्यूअस में सेल बिल बी, और आपका जो परफेक्ट हो गया सेल बिल हैव हो जाएगा। क्योंकि भैया ये मत समझिएगा कि हैव भैया एक सिंगल के साथ नहीं, सेल के साथ भी हैव लगेगा, बिल के साथ भी हैव लगेगा, सेल के साथ भी लगेगा, बिल के साथ भी लगेगा। बच्चा लोग आई बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में इसका अपोजिट भी होता है। लेकिन अभी आपका एग्जाम है, आप अपने हिसाब से तैयार करें। ओके, थोड़ा शार्ट में बात करते हैं यहां पर। इसके बाद जैसे हम सेल बिल के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो सेल के बाद भी हैव का प्रयोग करेंगे, बिल के बाद भी हैव का प्रयोग करेंगे। यहां भी सेल बिल, तो सेल के बाद हैव बीन, बिल के बाद हैव बीन। तो ये 4 तो कंप्लीट हुआ ना, मजा आया। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में फार्मूला आसानी से आप याद कर लोगे। फार्मूला भी ट्रिक्स बताता हूं, चिंता आप ना करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पर बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया डू डच, और डू का सेकंड फॉर्म डिड। तो आप देखो पास्ट इन सेकंड फॉर्म लगा दो, तो डू डच का डू का डिड हो जाएगा। ये भी याद हो जाएगा, सिंपल है। इसके बाद आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एज एम आर, तो पास्ट कंटीन्यूअस में बाजबर, एज एम आर वाजबर। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। प्रेजेंट टेंस में हैज हैव बीन। अब देखो ये बिल्कुल थोड़ा सिंपल है, यहां पर हैज है तो हैज बीन, हैव बीन, यहां पर हैड बीन। देखो कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा यदि फोकस करना, थोड़ा सा एक बार, डू डच, डू कर सेकंड फॉर्म डिड, तो आपका पास्ट हो जाएगा। इज एम आर बाजबर, यहां पे हैज है हैड, तो आप परफेक्ट कंटीन्यूअस में चलेंगे तो हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। क्या? हैड बीन। इतना क्लियर है। कुल मिलाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डच, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में या जो कंटीन्यूअस होता है एज एम आर, पास्ट कंटीन्यूअस में बाजबर, फ्यूचर कंटीन्यूअस में शैल विल प्लस बी का प्रयोग करेंगे। फिर प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट आता है हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग, फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल का प्रयोग प्लस में हैव का प्रयोग करते हैं। फिर प्रेजेंट टेंस में यहां पर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, सब में बी लग रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सब में बीन का प्रयोग करते हैं। सिमिलर सेम जो भी हमारा ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, उसी तरीके से हम जो भी परफेक्ट में प्रयोग करते हैं वही परफेक्ट कंटीन्यूअस में प्रयोग करते हैं, बस बीन का प्रयोग करते हैं। एक्स्ट्रा क्या प्रयोग करते हैं? बीन का प्रयोग। इस प्रकार से आपने पूरा का पूरा जो भी हेल्पिंग वर्ब लग रहा है याद हो गया। हेल्पिंग वर्ब आपसे याद है तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा और समझते हैं। डू प्यारे बच्चों बहुवचन के साथ लगाते हैं, डज जो हमारा है एक वचन के साथ लगाएंगे। याद करो, डू का प्रयोग बहुवचन के साथ, डज का प्रयोग एक वचन के साथ। भैया डिड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ, डिड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ। ओके। इज एक वचन, आई के साथ एम, बहुवचन के साथ आर। इज एक वचन,
आई के साथ एम, बहुवचन के साथ आर, बाज एक वचन, बर बहुवचन, हैज एक वचन, है बहुवचन, ये सभी कर्ताओं, सिंगल है, सिंगल कहां जाएगा, बांटोगे थोड़ी ना उसको, तो सभी कर्ताओं के साथ, हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ, हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ, बस सिंपल है। यहां तो सेम है, हैज का प्रयोग सिंगल, हैव का प्रयोग बहुवचन, हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ, सेल का प्रयोग आई भी के साथ। लेकिन जब किसी को धमकी दो, ठीक है, किसी को मार लो आपकी आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, तो आई के साथ बिल लग रहा है, और इस इन कंडीशन में बिल जो है वो किसके साथ लग, आई बी के साथ लग रहा है, तो सेल हो जाएगा एक वचन कर्ता के साथ, आई बी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ। ऐसे तो आपको पता है कि आई बी के साथ सेल लगता है, लेकिन कुछ इच्छात्मक हो जाए, कोई आज्ञा देना हो या किसी को धमकी देना हो, किसी को मतलब यदि बहुत विनम्रता से बात करना हो, तब हम अपोजिट प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी आप यहां पर शॉर्ट में समझें तो क्लियर समझ में आ गया। डू का प्रयोग बहुवचन, डच का प्रयोग एक वचन, डिड का प्रयोग सभी, सिंगल है सभी, हैड है सभी, बाज का प्रयोग एक वचन, भर का प्रयोग बहुवचन, हैज का प्रयोग एक वचन, हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ, इज का प्रयोग एक वचन, आर का प्रयोग बहुवचन, बेचारा बीच में अकेला बच्चा है, आई लगा दो, मैं के साथ एम, ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस की बारी आती है। सेंटेंस लिखते समय, सेंटेंस बनाते समय हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है, देखिएगा। जैसे प्यारे बच्चों, हमारे पास है क्या, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन चीज, ठीक है। फिर आपका हो जाता है वर्ब का जो भी फॉर्म हो, वर्ब का फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड फॉर्म हो सकता है, थर्ड फॉर्म हो सकता है, मेन हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चा लोग प्लस में हो जाता है ऑब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हो जाता है अदर वर्ड, जो भी सेंटेंस में अदर वर्ड होता है। इसके बाद जब निगेटिव की बात आ जाती है, देखो शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक आप समझने की कोशिश करो। जब निगेटिव की बात आ जाती है तो निगेटिव में होता है क्या है, थोड़ा समझिएगा। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, नॉट, फिर वर्ब का जो भी फॉर्म रहेगा प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हो जाता है अदर वर्ड, क्या हो जाता है, अदर वर्ड, ये हो गया। अच्छा देखो भैया, मैं सब्जेक्ट कह रहा हूं, सब्जेक्ट के बाद आपका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का जो भी फॉर्म हो, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यहां पर यदि नॉट लगा दोगे तो निगेटिव हो जाता है। और इंट्रोगेटिव में WH वर्ड या आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, और सब्जेक्ट हो गया बच्चा लोग, फिर वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस अदर वर्ड हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। बस ये ट्रिक है, 3 ट्रिक लगाओ फटाफट, 3 ट्रिक लगाओ, आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चों। देखिएगा जरा, थोड़ा सा मैं कुछ चीजें और इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जो आपका 3 सेंटेंस होता है, एक होता है अफर्मेटिव, क्या, अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में डू डच का प्रयोग नहीं होता, ना ही डिड का प्रयोग होता है। इसमें एक वचनकर्ता के साथ जो आपका होता है एस लगाते हैं वर्ब के साथ, और इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। नोट डाउन कर लो भैया, इसमें सब में 3 सेंटेंस होंगे। डू डच में भैया, सॉरी, ये जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, इसमें जो आपका 3 सेंटेंस होगा, कौन कौन सा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, कौन कौन सा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, थोड़े समझने की कोशिश करेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो इसमें डू डच का प्रयोग नहीं होता, डू डच का प्रयोग नहीं होता। इसमें वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद निगेटिव में ये होता है, इंट्रोगेटिव में होता है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भैया डिड का प्रयोग नहीं होता, डिड का प्रयोग नहीं होता, क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यदि मैं थोड़ा सा यहां पर मैं आपको कहूं कि आप लोग इसका बना दो भैया पूरा फार्मूला स्ट्रक्चर, तो आप कहोगे सब्जेक्ट, क्या लगेगा, सब्जेक्ट, फिर भैया जब हमारा डू डच लगता ही नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। अच्छा, ये आपका हो गया पहले टेंस का। निगेटिव का बना दो वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू डच, फिर क्या लगा दोगे बच्चे लोग, नॉट, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अच्छा, क्वेश्चन मार्क लगाओ तो WH वर्ड पहले, WH वर्ड पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्या, अदर वर्ड। ये हो गया प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। समझ में आया इतना मैं क्या कहना चाहता हूं। अच्छा, मैं यदि आपसे कह दूं भैया पास्ट का बता दो, पास्ट का बता दो दोगे आप लोग कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड, ये हो गया भैया आपका। यदि हम निगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब आप प्यारे बच्चों
WH वर्ड लोगे, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब डिड है तो डिड पहले लगा दो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लगा दो। क्या? अदर वर्ड लगा दो। ऑब्जेक्ट, क्या प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट। ये देखो बिल्कुल शार्ट तरीका है। अब फिर आगे इसके बाद किसी में कुछ नहीं करना है। अब मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। टेंस पढ़ रहे हो ना भैया, मैं पूरा बेसिक चर्चा करूँगा, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इन तीनों का सेम बताता हूँ। तीनों का सेम कैसे होगा? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ पहले बच्चों सब्जेक्ट है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब जो भी है इसमें जोड़ देना, फिर पहले बच्चों आपका वर्ब है, इन तीनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा अदर वर्ड। ये आपका तीनों का कंटिन्यूअस के तीनों का आपका हेल्पिंग वर्ब पूरा स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया। सब्जेक्ट है बच्चा लोग, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अच्छा, यदि इसका निगेटिव बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगा? तो समझ लो भैया, निगेटिव में मैंने कहा ना, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा इसके साथ नॉट लगा देना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहने देना, ING भी रहने देना, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड कर लो। अच्छा, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक, तो WH वर्ड या आपका HB क्वेश्चन, ये आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, सब्जेक्ट प्लस नॉट कर दो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहने दो, ING रहने दो बच्चा लोग, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहने दो, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क बना देना है। ठीक है, समझ में आया भाई साहब? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या हो सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो EJMR हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा बाज वर्ब, फ्यूचर का हो जाएगा शैल विल बी। वहां पर आपका ताते ती चुका है चुकी है पेपर में नहीं रहता, चेंज करने को आता है, तो फिर आपको फार्मूला ही पता नहीं है, आपको फार्मूला के साथ मेरे बच्चों आपको हेल्पिंग वर्ब पता नहीं है, ऐसे में दिक्कत होती है बच्चा लोग। अब इस तीनों टेंस में एनी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट रहता है, हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही, यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाकी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और कुछ भी नहीं रहता प्यारे बच्चों। हेल्पिंग वर्ब में हैज हो सकता है, हैड हो सकता है, शैल विल प्लस हैव हो सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, जैसे मैं सभी की बात करता हूं, मान लो सब्जेक्ट मेरे पास कुछ भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब प्यारे बच्चों आपका शैल विल है तो शैल विल है। ठीक है, और आपको निगेटिव बनाना है तो फिर निगेटिव नॉट जोड़कर हैव जोड़ना है। ठीक है ना, जब भी निगेटिव बनाएंगे इन तीनों का याद रख लो, यहां भी देख लो बीन लगा है, यहां भी बीन लगा है, यहां है बीन लगा है, ये बीन, तो नॉट के बाद ही ये बीन लगेगा, याद रखिएगा। बी भी नॉट के बाद लगेगा, है भी नॉट के बाद लगेगा, यानी जो आपका मेन हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके अलावा जो सहायक हेल्पिंग वर्ब होगा प्यारे बच्चों, जैसे बी, है बीन, तो निगेटिव बनाते समय ये बाद में जुड़ते हैं। नोट डाउन कर लो, याद करो। जब भी हम निगेटिव बनाएंगे, नकारात्मक बनाएंगे, तो बी, हैव बीन, जो एक्स्ट्रा है हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके जहां जो आपका सहायक हेल्पिंग वर्ब जुड़ा रहता है उसको हम याद रखिएगा नॉट के बाद लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आपका अदर वर्ड। ये आपका हो गया प्यारे बच्चों, यही है मेन। देखो यार, मेहनत तो लगता है थोड़ा समझने के लिए और समझाने के लिए भी। तो देखियो जरा, हमने बताया ना इन तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे हैज है भैया, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव लगाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट जोड़ेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों यदि हेल्पिंग वर्ब में दो आपका वर्ब हो गए, जैसे शैल भी है, हैव भी है, दो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम मेन हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे, इसके बाद नॉट, फिर बाद वाले को नॉट के बाद लिखेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों जब हम क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं तो एक चीज और, जैसे हमारा शैल विल है तो पहले शैल विल लगा लेंगे। क्या हम यहाँ पर हैव भी लगा दें? नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा। ये हमेशा साथ में नहीं जुड़ेगा, ये केवल साधारण वाक्य में जुड़ेगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं जुड़ेगा। नॉट तो रहेगा नहीं क्योंकि निगेटिव है नहीं। वर्ब का हो जाएगा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, और प्लस अदर वर्ड। क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। ये देखो जरा, ठीक है, इसी तरीके से ये समझ गए ना, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING लगेगा, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका सेकेंड फॉर्म लगेगा अफर्मेटिव में, निगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं लगेगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म निगेटिव इंट्रोगेटिव में लगेगा, यहाँ पर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अच्छा, जो अगला है प्यारे बच्चों, इसमें यदि हम देखें, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन एक इसमें कला है। इसमें क्या कला है भैया? सभी के साथ में बात करता हूँ। जैसे आपके पास सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब आप कर दोगे, हेल्पिंग वर्ब तो कर दोगे, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें बी के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और बी के साथ ING जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहेगा। यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा प्यारे बच्चों, जब हम सब्जेक्ट लगाएंगे
तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, निगेटिव बनाने के लिए नॉट जोड़ देंगे। लेकिन मैंने कहा ना भैया बीन है तो नॉट के बाद ही बीन करना यार, हैड के बाद आप बीन कर देना, हैड के बाद यदि नॉट लगा रहे हो तो नॉट के बाद बीन करना, हैड बीन नॉट आप मत करना, हैड बीन नॉट कभी मत करना प्यारे बच्चों, क्या है, हैड बीन नॉट कभी मत करना। ओके, आप याद रखिएगा हैड के बाद नॉट लगाओगे, इसके बाद बीन, यानी जो नॉट लगता है बीच में लगता है, नॉट लगता है वो बीच में लगता है, नॉट लगता है बीच में लगता है, याद रखो ना भैया। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया भैया, फिर वर्ब का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, बी हो जाएगा और आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अदर वर्ड लगा देंगे। तो इस प्रकार से लास्ट में अदर वर्ड जोड़ना है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट ट्रिक है केवल आपको कम समय में समझने के लिए, बाकी तो 15 मिनट में एक टेंस होता है। कम समय में भी आपको लॉजिक समझाया हूँ कि ये सब यदि तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आप अच्छे अंक कर सकते हो। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, एक दिन के लिए आपको वीडियो तैयार करना है, देखना है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चे लोग, वॉइस चाहिए आपको कि वॉइस भी समझाइए, तो इतना ही समय देना आप, वॉइस का भी मैं वीडियो ला दूंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से कर पाओ। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।